नमस्कार। आज फिर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कीनोट फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के जयपुर स्टूडियो से बाहर आकर सीधे आर के टिब्बा बॉर्डर आउटपोस्ट भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गया है। और ये मौका है हमारी विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 60वें स्थापना दिवस का। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को स्थापित हुई थी और आज उनका रेजिंग डे है। इस मौके पे हमें लगा कि क्यों ना बीएसएफ के बारे में हम मौके पर जाके ही बात करें। कितनी कठिन परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के अधिकारी रहते हैं, किस तरह वो देश की सुरक्षा करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक जो सोल्जर होता है वो जो अपना काम करता है, उसी तरह से जो सिविलियंस अपना काम कर पाते हैं वो केवल तभी कर पाते हैं जबकि वातावरण शांत होता है। तो बीएसएफ हमें शांत वातावरण उपलब्ध कराता है, तभी विकास हो पाता है। तो इस मौके पे और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो बीएसएफ का ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ, उस ध्येय वाक्य को इन्होंने पूरा अक्षरश निभाया है। बीएसएफ की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं हैं। आज हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को बीएसएफ की पूरी कार्यप्रणाली, बीएसएफ का रोल, इन 60 सालों में बीएसएफ ने कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचे, इन सब बातों को करें। और आज हमारे साथ राजस्थान के आईजी बीएसएफ मौजूद हैं, श्री एमएल गर्ग साहब। एमएल गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। गर्ग साहब, यहाँ हम इतने इस फिज़ा में बैठे हैं, लोग उसकी कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान सीमा होगी, कैसे यहाँ वायर फेंसिंग दिख रही है, कैसे हमारे जवान यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिन और रात कर रहे हैं, हर मौसम में कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मौके को कितना ख़ास तरह से बीएसएफ मना रहा है, क्या क्या कार्यक्रम इस मौके पर आयोजित हो रहे हैं? धन्यवाद सर। ये बीएसएफ ने अपने एग्जिस्टेंस के सिंस इंसेप्शन हमने 59 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आज 1 दिसंबर को हमारे 59 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और 60वां साल शुरू हो रहा है, यानी हमारा हीरक जयंती वर्ष है। 60 साल की जो बीएसएफ की यात्रा है, ये बहुत ही चैलेंजेस की रही है। इसके अंदर हमने सब कुछ लाइव सीखा है। बीएसएफ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो लाइव बॉर्डर मैनेजमेंट से आगे बढ़े हैं। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों बॉर्डर्स को, लगभग 6500 किलोमीटर बॉर्डर्स को बीएसएफ गार्ड करती है। ये दोनों ही हमारे बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं और लाइव बॉर्डर्स हैं। तो बीएसएफ का जिस तरह से विकास हुआ है, उसकी भारत सरकार को इसके अंदर जितना भरोसा रहा है हमेशा, इसकी वजह से कोई टास्क ऐसा नहीं जिसको बीएसएफ पूरा नहीं कर सकती। बीएसएफ का जो ध्येय वाक्य आपने बताया, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इसके अलावा जो एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर, बहुत बढ़िया, हमारी ये सोच में भी रहता है और हम यही करते हैं। और इनसे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो बीएसएफ की मूल सोच है अंदर, जो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या बात। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर है, स्वर्ग से भी बेहतर है, स्वर्ग से भी बड़ी है। क्या बात है। तो ये बीएसएफ की मूल सोच है। तो हमें लगता है कि हम अपने देश के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं 24 घंटे 365 दिन, हमें नहीं लगता कि हम कोई ऐसा अलग काम कर रहे हैं, बट हमें संतुष्टि होती है कि हम एक बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी से भारत सरकार के हिसाब से हम इसको पूरा निभा रहे हैं। मैं बीएसएफ की वर्किंग से काफ़ी वाकिफ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बीएसएफ ही एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसी फोर्स है जो शांति के समय भी काम करती है और जो युद्ध के समय भी काम करती है। बिल्कुल। आर्मी की जब हम बात करते हैं तो आर्मी, मेरे को ऐसा लगता है कि केवल युद्ध के समय काम करती है या वो आगे आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, जबकि बीएसएफ शांत समय में भी काम करती है। तो बहुत बार लोगों को ये मालूम नहीं होता कि आर्मी और बीएसएफ में क्या अंतर है। लोग वर्दी देखते हैं, लोग सोचते हैं फौजी हैं, सारे फौजी हैं, पर मुझे लगता है बीएसएफ का काम शायद ज़्यादा कठिन है। तो आर्मी और बीएसएफ की वर्किंग में या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? देखिए, आर्मी और बीएसएफ की वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। उसका आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, देश के लिए युद्ध करना और देश की हर तरह से हिफाजत करना। वो युद्ध के समय उनका रोल आता है। लेकिन बीएसएफ का रोल थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें 365 दिन
24 घंटे हमारे को बॉर्डर पे रहना ही पड़ता है। हमारे इसमें बॉर्डर में कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं एक दिन के लिए आज हम बॉर्डर पे गार्ड नहीं करेंगे, सही है। आज हमारे पेट्रोलिंग नहीं जाएगी, ओपी नहीं जाएंगे, एम्बुश नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। तो ये जो ड्यूटी का पार्ट है, मतलब आप पूरी जीवन जब तक आप सर्विस करते हैं, 30 साल 35 साल 40 साल जो भी सर्विस आप करते हैं, आप मेजर पोर्शन आप अपनी सर्विस का बॉर्डर के ऊपर निकालते हैं। और बॉर्डर के हालात सभी जगह चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, जिसके अंदर मतलब मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन इसमें जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी इंटरवेंशन रहा है, उनकी वजह से आज ही हमने यहाँ पे एक 17 BOPs को पानी पहुँचाने का प्रोजेक्ट आज ही हम लोगों ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया। अभी आपने देखा इसको, तो ये एक बहुत डिफरेंट है। अभी जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए अभी जैसे भारत सरकार ने हमारे को 109 BSNL के 4G टावर्स दिए हैं। काम चल रहा है उनका भी, जिनका काम चल रहा है, तो अभी वो इसमें ऑलमोस्ट पूरा जो राजस्थान है वो कवर हो जाएगा इसमें। तो आपका जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज हैं वो भी डिफरेंट हैं। आर्मी तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है और आप लोग गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो आपकी ड्यूटीज़ भी उसी हिसाब से मल्टीफेरस हैं। गृह मंत्रालय में होने के कारण आप बॉर्डर तो करते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोई प्राकृतिक विपदा हो, चाहे कोई और इस तरह का सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, तब भी आपको कॉल कर लिया जाता है। तो दोनों मिनिस्ट्रीज फ़र्क होने से दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठता है आपका? एक्चुअली चूँकि BSF का दोनों रोल है, जो वॉर टाइम में आर्मी के साथ में मिल के लड़ना हमारा रोल है, हमारा हिस्सा है, तो पीस टाइम में हमें बॉर्डर को गार्ड करना है। साथ साथ इसमें जो भी इस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हों, चाहे वो IS ड्यूटीज़ हों, चाहे वो आतंकवाद हों, नक्सलवाद हों, या और जो मिशंस हों, ये तमाम चीज़ें हमें गृह मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री है जो हमें गाइड करती है। तो हम गृह मंत्रालय के निर्देश के हिसाब से काम करते हैं। वो हमारी बेसिक उनके पास है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे तो मैं नहीं समझता कोई कोऑर्डिनेशन में कोई इशू आता है, बट वी आर गाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री। आप लोग सीमा के अंदर रहते हैं, बेसिकली बॉर्डर पे रहते हैं, सीमा के अंदर रहते हैं, और जब युद्ध हो जाता है, किसी वजह से कोई बात होती है, तो आप भी पड़ोसी देश या कहिए जो भी सामने वाला शत्रु देश है उसकी सीमाओं में घुस जाते हैं, या वो काम आर्मी का है? दोनों ही है। हम लोग भी अंदर घुसते हैं आर्मी के साथ में, और जिन जिन इलाकों पे आर्मी कब्जा करती है उन इलाकों पे एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे उनको हैंडल करना, वो उनकी सप्लाई लाइंस को खुला रखना, वो तमाम काम हम करते हैं। लेकिन इनिशियली सर्जिकल स्ट्राइक में आप लोग नहीं जाते हैं, वो आर्मी जाती है। अगर कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई मौका होता है, जैसा कि बहुत फेमस एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो निश्चित रूप से आर्मी जाएगी। तो अब आपके BSF के इसकी बात करें, पीछे जवान मैं देख रहा हूँ लगातार पेट्रोलिंग में हैं, सारे लोग हैं। ये तो बहुत ही कठिन काम है बॉर्डर पे। मैं देखता हूँ इतने आइसोलेशन में ये सब लोग हैं। जैसे कम्युनिकेशन के अब टावर्स लग रहे हैं, BSNL के अब टावर्स लग रहे हैं, अभी तक यहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। पानी अब आ रहा है, पानी का प्रॉपर नहीं है। सर्दियाँ हो तो रातें बहुत ठंडी होती हैं, गर्मियाँ हों तो दिन में 50 डिग्री से ऊपर निकल जाता है। इसके अलावा रात के समय सांप, बिच्छू, जानवरों की समस्या रहती है। और अब बारिशें आने लगी हैं तो मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया और इस तरह की बीमारियों की है। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में इन जवानों का मनोबल कैसे बना रहता है? इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या इनको इंसेंटिव या एक प्रेरणा देने का काम होता है जिससे ये इसी लगन से, इसी राष्ट्र भावना से लगे रहते हैं अपने काम में? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने आज पहली बार सोचा इस एंगल से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे 3 मुख्य वजह है। पहली वजह तो हमारी जिस तरह की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह की है कि हमने बॉर्डर को किस तरीके से गार्ड करना है, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और हमें पता है कि हमें 365 दिन यहाँ पे रहना है, तो और इसी एटमॉस्फेयर में रहना है, इसी नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रहना है, इन्हीं जंगली जानवरों के साथ भी। जंगली जानवर है, सांप है, बिच्छू है, तमाम लोग ये आते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सांप को भी नहीं मारते, वी डोंट किल। हमारी बंदूक कभी किसी जानवर पर नहीं उठती कभी भी। एक तो हमारी ट्रेनिंग। मैं आपको बीच में टोकूं एक बार। मैंने देखा है जो जवान ये टोपी पहनते हैं उसमें एक धागा बंधा रहता है, एक ब्लेड लगा रहता है, तो सांप काट लेता है तो उसका जहर खुद बाहर निकाल के अपना इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये सही है कि वो सांप को नहीं मारते। सांप को नहीं मारते हम लोग, उसको पकड़ के रख लेंगे ताकि अगर बाई चांस काटे तो कहने
दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोग एंटीवेनम स्नेक का एंटीवेनम अपने पास हमेशा रखते हैं, और इवन जो गांव वाले आसपास में लोग होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो एक वजह तो हमारी है ट्रेनिंग। दूसरी मोटिवेशन की एक इम्पॉर्टेंट वजह मैं समझता हूँ वो है हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर सरकार का इंटरवेंशन है। जैसे अगर एक जवान को ये पता है कि मेरे पीछे मेरे परिवार को देखने वाले लोग हैं, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के हो गई, उनके आवास को लेकर के हो गए, तो भारत सरकार इस पे बारे में बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है और सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इस वजह से एक जवान के दिमाग में ये हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पीछे बहुत मजबूत देश खड़ा है, मजबूत गवर्नमेंट खड़ी है, मजबूत फोर्स खड़ी है। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले कही कि आपके दिमाग में बैठ जाता है डे वन की ये मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि की रक्षा करना मेरा फर्ज है। इसी जज्बे को सलाम करता है पूरा देश। अभी आपने प्रशिक्षण की बात कही, तो मैं देख रहा था कि आपको जिस तरह का आर्म्स एम्युनिशन प्रोवाइड कराया जाता है वो आर्मी का डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंट है। आपके लोग मेरे ख्याल तोप और वो जो टैंकर और इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं शायद। नहीं, हमारे पास में भी मतलब आर्मी के पास तो बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स है, बट जितना रिक्वायरमेंट हमारा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उतना है, 22 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर तक के उतने हथियार हमारे पास में है। उस तरह की गनें हमारे पास में है, उस तरह का सब असला जो हमें चाहिए वो सब है, वो सब रहता है, सब कुछ है। अच्छा, जैसे आर्मी में एक नेवी होता है, एक एयरफोर्स होता है, एक इन्फेंट्री होती है, तो अपने यहाँ भी उसी तरह से 3 अलग अलग विंग पूरी काम करती हैं या एक ही तरह का है? नहीं, हमारे यहाँ पे मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स टाइप सिस्टम नहीं होता है, बट हमारे पास है सब कुछ। जैसे हमारे पास अपना एक एयर विंग है जिसके अंदर हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, हवाई जहाज़ है, जो अल्टीमेटली गृह मंत्रालय उसको कंट्रोल करता है, बट हमारे सबके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास एक वाटर विंग है, राइट, वो काफ़ी बड़ा वाटर विंग है, क्योंकि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि जो पानी वाले बॉर्डर से उसको भी कंट्रोल करती है। समंदर भी है, उसमें रिवर्स भी है, उसमें क्रीक्स भी है। क्रोकोडाइल कमांडर्स मैं सुनता हूँ कभी कभी। क्रोकोडाइल कमांडर क्या होता है? क्रीक एरिया जो गुजरात का पड़ता है, सर क्रीक के आसपास वाला इलाका, हरामे नाला से लेकर के सर क्रीक का जो इलाका है, ये इसके अंदर हमने एक कमांडो बनाए, दस्ते बनाए थे, उनको क्रोकोडाइल कमांडोज कहा हमने। वो बड़ा ही मुश्किल टेरेन है, उसके अंदर कमांडोज को पानी के अंदर ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा ये कमांडो दस्ता उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो उस तरीके से इनका वो है। तो उसमें वाटर विंग हमारे पास में है जो कि पूरी जलीय सीमा जितनी भी है उसको हम कंट्रोल करते हैं। कोस्टल बॉर्डर, वाटर बॉर्डर जिसमें समंदर भी है, सीमा भी है, और रिवर्स की भी है और क्रीक्स की भी है। तो उसके लिए हमारे पास वाटर विंग है। और बाकी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास बीएसएफ यूनिक है कि बीएसएफ के पास एक एनटीसीडी है, नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, टेकनपुर में, ग्वालियर में हमारे पास है, जो हम लगभग सारी फोर्सेस के जो डॉग्स है उनकी ट्रेनिंग भी हम ही कराते हैं, इंक्लूडिंग द पुलिस फोर्सेस। अच्छा, तो बहुत ही इट्स ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो हमने वहाँ पे डेवलप किया है। इसके अलावा हमारे पास अपने वेपन्स के जो पार्ट्स बनाने के लिए अपने सिस्टम्स हैं। फिर टीएसयू बोलते हैं हम, टियर स्मोक यूनिट, हमारे पास बीएसएफ की टियर स्मोक यूनिट भी है। तो बीएसएफ इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, वर्सेटाइल फोर्स, जिस विच कैन डील विद एनी सिचुएशन, एनी टाइम, एनीथिंग, एनीवेयर। क्या बात, नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर बीएसएफ। क्या बात। तो जितना व्यापक आपका दायरा है, तो उसी हिसाब से मैं देखता हूँ कि एंटी टेररिस्ट भी आप करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी बीएसएफ करता दिखता है, और जो बॉर्डर्स पे जो अवैध मानवीय घुसपैठ है उसको भी आप देखते हैं। कोई नशा आ रहा है या कोई इलीगल व्यापार हो रहा है उसको भी आप देखते हैं। तो ऐसे क्या चैलेंजेस बीएसएफ को फेस करने पड़ते हैं और इस तरह का डे टू डे में? मेन चैलेंज हमारा यही जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग, पीस टाइम में, चूँकि मिलिटेंट एक्शंस या उस तरह का कोई यहाँ पे इन इलाकों में नहीं है, कुछ एक इलाकों में है, तो पीस टाइम में जो मेन प्रॉब्लम होता है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स में मेनली ड्रग स्मगलिंग, ड्रोन्स के द्वारा जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं, ड्रॉपिंग्स करते हैं। मानव तस्करी वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं है, ईस्टर्न बॉर्डर पे इस तरह के है, लेकिन उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीएसएफ ने बहुत इफेक्टिवली इनको डील करने के तरीके इवॉल्व किए हैं, जिससे कि हम इसको बहुत तरीके से डील करते हैं।
और उनको पकड़ के रिहेबिलिटेशन की सिस्टम्स को भी हमने डेवलप किया है। तो वो एक प्रॉपर सिस्टम है जो हमारे पास हम काम करते हैं। और इनफैक्ट बीएसएफ की ट्रेनिंग कुछ इस तरह की है कि आप हमेशा एंटिसिपेट करते हैं। अच्छा। यू लुक अहेड, क्या होने वाला है, कैसे होगा। दैट इज व्हाट अ कमांडर शुड थिंक। अब खड़े होने के बाद में आप एक पेट्रोलिंग कर ले, एम्बुश कर ले, वो ठीक है, वो अपनी जगह वो एक रूटीन सिस्टम है। लेकिन आप उसको प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर पाएँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी वर्किंग स्टाइल का हिस्सा है। तो उसके लिए हम जैसे ड्रोन्स है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमने बहुत पहले इसके लिए कार्रवाई की थी। तो आज जब वो ड्रोन्स का जब मैनेज शुरू हुआ पंजाब में और पार्ट ऑफ गंगानगर, तो उस वक्त वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं कि हम वी वर टेकन अप बाय सरप्राइज। तो बीएसएफ को 60 साल होने को हैं, तो ऐसा आपको याद पड़ता है, आप तो बहुत पुराने अनुभवी अफसर हैं, कि बीएसएफ की कोई ऐसी खास उपलब्धि हो, कोई खास ऐसा युद्ध में भूमिका निभाई हो, या 1971 के युद्ध में कोई खास भूमिका निभाई हो, ऐसा कोई ग्लोरियस मूवमेंट आपको बीएसएफ का याद आता है? इस मौके पे करना उपयुक्त होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बताना चाहूँगा कि 1971 वॉर में इंडिया पाकिस्तान जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर वेस्टर्न थिएटर के अंदर, इसी वेस्टर्न थिएटर में गुजरात के अंदर नगर पारकर जिला इनका पाकिस्तान का पड़ता है, वहाँ पे बीएसएफ की 3 बटालियंस, 1st, 2nd और 3rd बटालियंस ने, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अंदर घुस के एक पैरा कमांडोज की, एक आर्मी के पैरा कमांडोज की कंपनी थी हमारे पास, और वो उन्होंने अंदर जाकर के पूरे इलाके पे कब्जा किया। अच्छा। और वहाँ पे गुजरात सरकार ने कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए जब हमने कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे एसपी लगाए गए। तो फर्स्ट एसपी मिस्टर घोमन थे, वो आईपीएस ऑफिसर थे, वो डीजी रिटायर हुए बाद में। तो उन्होंने जाकर के वह फर्स्ट एसपी ऑफिस सेटअप किया। अच्छा। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक आईएएस ऑफिसर थे, बहुत सीनियर, वो भी चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए बाद में। तो वो उन्होंने वहाँ पे उस पर डीएम ऑफिस इस्टेब्लिश किया और पूरी व्यवस्थाएं कायम की। तो मतलब गुजरात गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने देखिए, जैसे युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में आपने इलाके पे कब्जा किया, ठीक है। अब कब्जा करने के बाद में आपको जब एरिया आपका हो गया, तो जाहिर है आपकी जिम्मेदारी बनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कितना फास्ट काम किया कि उन्होंने एसपी भी लगा दिए, डीएम भी लगा दिए, और वहाँ पे कानून व्यवस्था भी लागू कर दी, पुलिस की पुलिसिंग सिस्टम भी चालू कर दिया। बाद में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें वो इलाका उनको लौटाया गया, नगर पारकर जिला इनका जो है। तो ये बीएसएफ का इंडिपेंडेंट एक इतना बड़ा इलाके को कब्जा करना युद्ध में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि इतने साहसिक काम और इतने जांबाज अपने लोग हैं, तो जिस तरह से आर्मी में शौर्य चक्र मिलता है, या अपन बात करें वॉर टाइम की, तो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, वो मिलता है। पीस टाइम में अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ये चक्र मिलते हैं। तो आर्मी के पैरेलल हमें भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, या उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, मिलते हैं। आर्मी के पैरेलल गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिलते हैं, और हमारे ऑफिसर, हमारे ऑफिसर्स या जवानों को जो आर्मी के मेडल से, शौर्य चक्र है या वीर चक्र है, वो मिलते हैं। वो मिलते हैं। जब हम आर्मी के साथ ऑपरेट करते हैं, तो आर्मी खुद ही रिकमेंड करती है। आर्मी इस मामले में इनका बहुत अच्छा सिस्टम है। बिग ब्रदर, दे आर बिग ब्रदर, रियल बिग ब्रदर। अच्छा, रियल बिग ब्रदर्स। तो अपनी ये जो नफरी जिसको कहते हैं आप लोग, तो बीएसएफ की नफरी और आर्मी की नफरी में कितना अंतर होगा जैसे देश में? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो बहुत बड़ा फर्क होगा। बीएसएफ तो मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स को ही गार्ड करने के लिए है, तो लगभग काफी बड़ा है। 8,300 कुछ किलोमीटर का गार्डिंग बीएसएफ करता है। वो 6,500 किलोमीटर बॉर्डर को हम गार्ड करते हैं, और करीब 147 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारे पास में। और जो जॉइंट आर्मी के साथ करते हैं, वो भी करीब 300 किलोमीटर प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल को हम करते हैं। तो अराउंड मतलब ऑलमोस्ट 2.25 लाख के आसपास बीएसएफ की नफरी होगी। आर्मी इज़ टू बिग, आर्मी हैज़ टू डील विद एवरीथिंग। हमारे पास तो सिर्फ 2 बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो उसको डील करना तो हमारे पास उसके लिए काफ़ी है। तो इस फोर्स के लिए अवार्ड्स और पुरस्कार वो सब तो आर्मी के पैरेलल हैं। एक मैं ये भी देखता हूँ कि जो आर्मी के रेजिमेंट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए रेजिमेंट्स हैं, वो उनकी सेट प्रोसीजर्स हैं, सेट व्यवस्थाएं हैं। तो उनके यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारी वेलफेयर एसोसिएशंस भी बनी रहती हैं। तो बीएसएफ एक कंपैरेटिवली नई फोर्स है, तो इनके जवानों को या इनके अधिकारियों को, उनके परिवारों को, उनके वाइफ्स के लिए भी कोई वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, या और कुछ इनके बहबूदी के लिए कुछ काम होता है? आर्मी बेशक बहुत पुराना है, उनके अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीएसएफ के प्रति भारत सरकार बहुत ही गंभीर है।
बहुत अच्छा। फोर्सेज, लगभग सारी फोर्सेज के प्रति, बीएसएफ इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है इस पे, और उसकी वजह से हमारा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बॉर्डर फेंसिंग हो गई, बॉर्डर रोड्स हो गए, बॉर्डर बीओपीज हो गई, फ्लड लाइट्स हो गई, और इनकी जो बाकी मूलभूत सुविधाएं हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे आपके पीछे उनके तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, बच्चों के एजुकेशन है, यही सब बातें मैं तो तमाम चीज़ें इनके पास हमारे एक सिस्टम में है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस बात को लेते हैं, और वो हमेशा इसके ऊपर मतलब वो इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड पे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, मैंने देखा है अमित शाह जी कई बार खुद बिल्कुल बीओपीज पे जाते हैं, यही आर्मी की, ये बीएसएफ की ड्रेस में मैं उनको देखता हूँ, और अब मुझे लगता है अभी फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो शायद यहाँ आने वाले हैं इसी में। ये एक्चुअली उनका लगाव है, और मतलब लगाव एक तो होता है कि आपको दिखाने के लिए होता है, और एक होता है कि आपको एम्पैथी अंदर से आपको महसूस होता है मुझे क्या करना चाहिए। अगर उन तक कोई बात पहुंच गई तो आप माने कि वो करेंगे। मोदी जी का मैं बता रहा था पीछे अभी कि उन्होंने जब हमारे वहाँ पे जवान उसमें पहुँचे, उसमें वो दिवाली मनाने के लिए हमारे साथ बॉर्डर पे आते थे, गुजरात में जब सीएम थे, तो उन्होंने 30 किलोमीटर लंबी, जवानों ने बोला साहब पानी नहीं है हमारे पास में, पानी चाहिए। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ही अप्रूव्ड दैट स्कीम, और वहाँ पे पानी 30 किलोमीटर की लाइन डली, और वो पानी अभी भी चल रहा है। खैर इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी लोग फील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का इस मामले में थोड़ा सा जबरदस्त उनका कंपैशन है, हाँ। एम्पैथी है, और हमारे लोग ये समझते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री है, ये हमारे गृह मंत्री है। क्या बात है, एक बहुत बड़ी फीलिंग है ये, एक मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है लोगों को, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स तो ये जो फीलिंग की बात अपन कर रहे हैं, पैट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ समय पहले वाघा बॉर्डर पे गया था, पंजाब अमृतसर में। तो वहाँ जो एक रिट्रीट सेरेमनी होती है, शाम को झंडा उतारते हैं, फिर करते हैं, तो वहाँ वो एक पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति पैदा करने का केंद्र बन गया है। और वहाँ जो हज़ारों लोग आते हैं, वो किस स्वर में राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो काफ़ी दूर है। राजस्थान और गुजरात के आसपास के लोगों के लिए क्या हम राजस्थान में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उस तरह की कोई चीज़ हो जो कि एक टूरिस्ट सेंटर कम राष्ट्रवाद पैदा करने का सेंटर हो? इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेवलप हुआ गुजरात में, नाड़ा बेट, पालनपुर के पास में पड़ता है नाड़ा बेट, तो उसमें भी सिमिलर व्यवस्था अभी चालू की है। उसमें सिर्फ अभी पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इस तरह के हमारे पास है, जिसमें ईस्टर्न जो फोर्सेज है वो इसमें शामिल है, बांग्लादेश की जो फोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे अभी राजस्थान में भी हम इसमें तनोट माता का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत फेमस तनोट माता मंदिर है। उसमें भारत सरकार की तरफ से काफ़ी हमारे को पैसा भी मिला है, और उसके इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड पे, और राजस्थान गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, क्योंकि ये पीसफुल एरिया है, कंपैरेटिवली पीसफुल बॉर्डर है, तो यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था हो तो थोड़ा, उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो लोगों में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति पैदा होती है, और दूसरा जो लोकल पॉपुलेशन उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट। बॉर्डर टूरिज्म इसको हम कह सकते हैं, बॉर्डर टूरिज्म है, ये यही गवर्नमेंट लाई है, इसी गवर्नमेंट का आइडिया है। जो वहाँ पे 135 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया नाड़ा बेट में, गुजरात में, राइट, उसमें पूरा पैसा इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने खर्च किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च किया। तो उससे ना सिर्फ उनको वो रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट के लिए, बल्कि वहाँ पे इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, राइट, और वो एक फुली फंक्शनल सिस्टम, एक मॉडल बन गया। अभी आपने तनोट माता मंदिर की बात की, तो मैं ये भी सुनता था कि जब 1971 का युद्ध हुआ था तो कुछ बम वहाँ के गिरे थे जो आज तक भी फटे नहीं हैं, और कहते हैं कि लोकल मान्यता है कि तनोट माता की ये कृपा है कि वो बम फूटे नहीं और कोई जान माल की हानि नहीं हुई। तो ऐसा कोई टाइम टू टाइम आती है सूचनाएं, कोई जीवित बम मिलते हैं वहाँ पे? जीवित बम वहाँ पे मिले, और ये निश्चित रूप से देखिए, आप किस बात को कैसे मानते हैं या कैसे जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जो बम वहाँ पे गिरे, अंदर में जितने बम गिरे वो नहीं फटे, जो बाहर बम गिरे बीओपी के वो फटे। अच्छा। जमीन तो दोनों जगह एक जैसी। हाँ। तो अंदर जो इलाका जो माता का डिक्लेयर्ड एरिया था, उस एरिया में कोई बम नहीं फटा, और वो बम बीएसएफ वालों ने इकट्ठे करके वहाँ पे रखा रखे, आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, आप जाएं तो देख सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जो बाहर भी जो फटे, हाँ, उससे भी बीएसएफ का या आर्मी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ईश्वर की कृपा तो है ही, तो मान्यता सही है जो कुछ है। तो मान्यता है। मान्यता के अलावा जो प्रैक्टिकल हुआ है वो तो सच है। और लोग इस बात को शायद हमारे पड़ोसी भी इस बात को मानते हैं कि वहाँ पे कुछ तो शक्ति थी जिस वजह से वो बम वहीं गिरे भी और नहीं फटे, बम टारगेट पे गिरे। राइट। अच्छा, एक ये ऊँटों पे पेट्रोलिंग हो रही है, इसको देखते ही एक सवाल मन में आता है कि अब तो बहुत आधुनिक वाहन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, ऑयल टेरन व्हीकल्स भी आ गए हैं, तो फिर भी अभी ये ऊँटों की उस तरह की उपयोगिता बनी हुई है अभी भी, या एक परंपरा, या किस लिए अपन इनको अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं? एक्चुअली अभी हमारे पास 4x4 गाड़ियाँ आ गई है सारी, और ATVs भी है, ऑल टेरन व्हीकल्स भी हमारे पास में है। लेकिन उसके अलावा कुछ इस तरह की जगह हैं, कुछ इस तरह के मूवमेंट्स है जो ऊँट ही कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो कैमल्स को बचा के रखा है BSF ने, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे पास कैमल्स के पूरे फुल फ्लेजेड दस्ते हैं और हम लोग इसमें उसको पूरे तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल जानवर है, और रेगिस्तान में इससे बेहतर कोई वाहन नहीं हो सकता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके रख रखाव और उस पे यहाँ अपना इनबिल्ट सिस्टम है या बाहर से? इनबिल्ट, हमारा सब इनबिल्ट सिस्टम, हमारे राइडर्स अपने हैं, हमारे इसको मेंटेन करने के लिए भी हमारा अपना सिस्टम है, इसका फीड फॉडर सब कुछ हम अपने आप से करते हैं। गर्ग साहब, आप बता रहे थे कि इन ऊँटों की उपयोगिता अभी भी बनी हुई है, और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ ऊँट ही जा सकते हैं, वहाँ हमारे आजकल के आधुनिक वाहन भी नहीं जा सकते हैं। तो जैसा आपने कहा, कुछ देर के लिए चलते हैं, ऊँट पे पेट्रोलिंग करते हैं, और आपके जीवन के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, BSF में आपके अनुभव के बारे में वहीं बात करते हैं। आइए। आपका कैसे मन बना BSF ज्वाइन करने का? मैं शुरू से जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ाई करी, अच्छा। उसकी वजह से फोर्सेस के प्रति लगाव शुरू से रहा। हाँ हाँ। तो जब इसका मुझे मौका आया तो मुझे लगा कि BSF एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, राइट। तो इसमें काम करना डेफिनेटली अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। हाँ और वो वाकई रहा। हाँ। BSF की जो सर्विस है बहुत यूनिक है जी। इतनी सारी जगहों पे रह कर के इतनी जगहों पे हमने काम किया, तो ये अपने आप में एक बहुत डिस्टिंक्ट अनुभव है। काफ़ी लंबी नौकरी है आपकी। हाँ, लगभग 36 ईयर्स पूरे हो गए। 36 ईयर्स हो गए। 37 चल रहा है अभी। सबसे यादगार पोस्टिंग कौन सी रही, और उसमें क्या खास ऐसी उपलब्धि या काम आपने किया जिसका सेटिस्फेक्शन आपको आज भी रहता है कि मैंने BSF ज्वाइन करके अच्छा किया, ये काम मैं कर पाया? मुझे लगता है कि मेरी जो कश्मीर की पोस्टिंग थी 90 के दशक में, जब आतंकवाद चरम पे था, उस वक्त देखना तुम्हारे सिर पे गढ़, उस वक्त में इसने जो सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद के दौरान हमने जो इनको, आप तब कश्मीर में पोस्टेड थे? 1990 से लेकर के 94 तक। ओके। किस 5 पद साल पे थे आप वहाँ? मैं डिप्टी कमांडर था उस टाइम। वेरी नाइस। तो जो होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों को जब ने आतंकवादियों से छुड़वाया, वो अपने आप में एक बड़ा एक यूनिक अनुभव था, और वो बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि आपने उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल पाए। बहुत अच्छा। तो और इस तरह से बाकी जो आम पब्लिक की हम हेल्प कर पाए, और उसको शांति व्यवस्था रेस्टोर करने में हम लोगों ने ज़बरदस्त रोल अदा किया, तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग रहता है। इसके अलावा तो खैर जहाँ पे भी हम लोग रहे हैं, त्रिपुरा में रहा मैं, बटालियन कमांड की मैंने, और सिलचर में मैं DIG सिलचर रहा, तब भी मैंने काफ़ी सारे काम किए। तो वो तो है, लेकिन ये लगभग BSF में ना, मैं अगर काउंट करने लगूँ तो n नंबर ऑफ अचीवमेंट्स है। अच्छा। काउंटिंग करने से आपको मतलब इतने अचीवमेंट्स मिलेंगे कि आपको एकदम लगेगा कि कितने हो सकते हैं। यही मैं युवाओं को बोलता हूँ कि अगर आपने वाकई एडवेंचर देखना है तो BSF में आ जाओ। क्या बात है। तो कश्मीर में जब आतंकवाद के खिलाफ आप काम कर रहे थे, तो किस तरह के आतंकवादी घटनाएं होती थी, या कैसे आप लोग उसको टैकल करते थे? उस वक्त में बहुत किस्म की थी। उन्होंने उस वक्त तो सीधा फोर्सेस के ऊपर हमला होता था, सबसे ज़्यादा तो फोर्सेस के ऊपर हमला करते थे। वो घात लगा के हमला करना, कभी ग्रेनेड लगा फायर कर देना, डाल देना, फेंक देना, कभी उसमें लैंड माइन्स लगा देना, IEDs लगाना, वो काफ़ी होता था उस टाइम पे। सिविलियंस की किलिंग्स बहुत हुई। तो उन तमाम कामों को काबू करने में BSF का बहुत अहम रोल। तो आप खुद भी आर्म्स एमिनेशन में परफेक्ट हैं, प्रैक्टिस की हुई है? हर BSF वाला है। एवरी सोल्जर इन BSF, ऑल ऑफ। सबसे फेवरेट वेपन क्या है आपका?
मेरा सबसे फेवरेट AK-47 रहा। AK-47 का नाम आते ही में आतंकवादी याद आता है। हाँ, लेकिन उसके बाद में अभी हमारे पास जो दूसरे हथियार आए, X-95 है, इस तरह के बहुत सारे हथियार हैं जो हमारे उससे कई बेहतर हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी फिटनेस भी लाजवाब है, ख़ास तौर पे। तो युवाओं को और बाकी सबको फिटनेस मंत्र क्या देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वॉक है, रनिंग है, कोई एक अच्छा गेम पकड़ लें आप, उस गेम को खेलें। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बरकरार है तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंक मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, बजाय ये सोचने कि मैं क्या ले सकता हूँ। अगर आप जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप खुद भी ठीक रहेंगे। तो कुल मिला के आपका कहने का मकसद ये है कि लाइफ यूटिलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो रोज़गार करें, जो करियर अपनाएं, वो दूसरों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, इसको ध्यान में रख के करना चाहिए। एक ये फ्लैग मीटिंग हम सुनते हैं कि BSF के यहाँ के अधिकारी और जो पाकिस्तान साइड में पाक रेंजर्स हैं, उनके बीच में फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। तो कितना फ्रीक्वेंटली होती हैं और फ्लैग मीटिंग्स का एजेंडा क्या होता है और फ्लैग मीटिंग्स करने का निर्णय कौन लेता है? किस लेवल पे तय होता है कि फ्लैग मीटिंग होएगी? एक्चुअली इसमें फ्लैग मीटिंग दो किस्म की होती है। एक तो कंपनी कमांडर के लेवल पे, जो यहाँ पे हम रात दिन, ये भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट लेवल पे एक डिसीजन हुआ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप गवर्नमेंट पे जाने लग गए तो कभी उसका फैसला होगा ही नहीं। तो छोटे छोटे इशूज़ कई बार डेवलप होते हैं बॉर्डर पे, पिलर को लेकर के, कुछ जानवर इधर आ गए, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। कोई आदमी उनका गलती से इधर आ गया, कोई इधर से गलती से चला गया। हालांकि फेंसिंग लगने के बाद हमारे आदमी गलती से जाने का चांस कम है, उनका ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी कमांडर के लेवल पे मीटिंग होती है और उसका फैसला लोकल बटालियन के जो कमांडेंट होते हैं वो करते हैं। उसके अलावा अगर कोई थोड़ा सीरियस मसला हो, गोली चल गई, कोई कैजुअलिटीज़ हो गई, तो फिर कमांडेंट के लेवल पे मीटिंग होती है। उसका कमांडेंट लेवल पे जो मीटिंग होती है उसका डिसीजन जो रेस्पेक्टिव DIG है वो लेते हैं। और उसके बियॉन्ड अगर DIG के लेवल पे अगर मीटिंग होनी है तो उसका डिसीजन जो फ्रंटियर के IG होंगे वो लेंगे। और फिर फ्रंटियर से बियॉन्ड जब कोई मीटिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पे, उसका अप्रूवल MHA देता है और वो मीटिंग एक बार दिल्ली में होती है, एक बार उनकी साइड पे होती है। सेम बांग्लादेश में, सेम पाकिस्तान में। अभी पर कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा है। अभी एक ऐसे ही साधारण आदमी का प्रश्न है एक तरह से कि कहाँ तो हम पड़ोसी देशों के लिए मतलब हर वक्त बंदूक लेके तैयार रहते हैं कि कोई छोटी सी ऐसी हरकत हो तो हम सीधा गोली मार देंगे, और कहाँ ऐसी फ्लैग मीटिंग्स में या हमारे त्यौहार होते हैं उस पर हम उनको मिठाई खिलाते हैं, आपस में मिठाई शेयर करते हैं। तो ये इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मैनेज कर पाते हैं सब लोग? मतलब कैसी भावनाएं, मिक्स फीलिंग्स चलती होंगी मन में उस दौरान? आप तो बहुत लंबे अनुभवी रहे हैं, तो आपसे जानने में। नहीं, ऐसा है कि BSF एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, तो प्रोफेशन के साथ में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दैट्स द मोस्ट प्रायोरिटी। उसमें अगर जैसे हमारे पे जब कोई इवेंट होता है, हमने रात का टाइम है, कोई हमने गोली चलानी तो हम गोली चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे। और हमारा ये भी नहीं है कि उसको हमने मतलब उसको बचाने की कोशिश करनी है, हमारा एम रहेगा मारना उस टाइम। लेकिन BSF के अंदर मानवीयता की भी कोई कमी नहीं। क्या बात। जो जब कोई त्यौहार होता है तो वो भी हमारे से मिलते हैं, वो भी एक फोर्स है। हाँ। हम भी एक फोर्स है, हम अपने अपनी कंट्री की रक्षा करते हैं, वो हमारा नैतिक और प्रोफेशनल दायित्व है। तो ऐसी स्थिति में जब ये फंक्शंस होते हैं तो हम उनको मिठाई देते हैं, वो भी हमें मिठाई देते हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वो भी हमें शुभकामनाएं देते हैं। आर्मी और फोर्सेस के बारे में काफ़ी मिस्ट्री रहती है, लोगों को मालूम नहीं होता वर्किंग कैसी है, और सब फौजी को देखते ही एक मतलब अंदर से सैल्यूट की भावना निकलती है और थोड़ा डर भी निकलता है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो हमें गोली मारते तो ऐसी फीलिंग रहती है। तो जिस तरह की बात हम कर रहे थे कि आपने कहा कि फ्लैग मीटिंग की ऑटोनॉमी रहती है, तो अगर कभी कोई, वैसे अभी यहाँ तो शांत हालात हैं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल या जो हमारे एक्टिव बॉर्डर्स हैं उनमें अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन या ऐसा कुछ दिखता है, तो क्या ये उसी लोकल लेवल पे, BOP लेवल पे ये इजाज़त रहती है कि आप शूट कर सकते हैं और निपट सकते हैं? इंस्टेंट, इमीडिएटली। उसमें जो जवान मौके पे ड्यूटी पे है, उसका पहला काम ये होगा, वो उसको अपने किलिंग एरिया में जैसे आएगा उसको फौरन गोली चलाएंगे। मतलब सीमा के अंदर कोई आना नहीं चाहिए। सीमा के अंदर घुसपैठ जैसे ही शुरू होगी
वो पूरी पार्टी जो भी वहाँ पे है वो साथ साथ पीछे वायरलेस पे मैसेज भी डाल देगी ताकि पीछे की फोर्सेज भी तैयार हो जाए और साथ का साथ उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि उसको मार गिराएं। क्या बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्या बात है। ये नहीं हाथ ऊपर वगैरह कुछ नहीं। आज बीएसएफ के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी कि कितनी प्रोफेशनल फोर्स है, और मैं समझता हूँ कि पंजाब में और कश्मीर में आतंकवाद के सफाई में प्रमुख भूमिका बीएसएफ की रही है। जबरदस्त। उस पर आपका क्या मानना है? कश्मीर के आतंकवाद को साफ करने में बीएसएफ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर आप उसको देखें तो बीएसएफ ने लगभग 8,000 से ज़्यादा टेररिस्ट को बुक किया, जेलों में भेजा। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है। और करीब मतलब 15,000 से ज़्यादा वेपन्स हमने जब्त किए। 15 लाख 16 लाख से ज़्यादा हमने एम्यूनिशन, अलग अलग किस्म का असॉर्टेड एम्यूनिशन जीते, पकड़े उनसे, आतंकवादियों से। तो इसमें मतलब जितने होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बीएसएफ शामिल रही। तो कानून व्यवस्था को वहाँ पे बहाल करने में बीएसएफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और उसके बाद में फिर जो दोबारा गड़बड़ हुई गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से, उसको इस सरकार ने सुधारा। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और तमाम किस्म की जो कार्रवाई करी, डेवलपमेंट को दिया। अब मैं कश्मीर में जब गया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वही कश्मीर है जो मैंने 1990 में देखा था। क्या बात है। अब वहाँ पे अमन है, चैन है, लोगों में वो फिर से उनके पास वो प्रॉस्पेरिटी आई है, लोगों के पास पैसा आया है, लोगों के पास खुशी आई है। लोग रात को 12 बजे तक लोग बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। 1990 का जो दशक था वो सबसे खतरनाक टाइप था। तो उस टाइम पे बीएसएफ ने बहुत सारी, हमने कुर्बानियाँ भी बहुत दी। हमारे लोग लगभग मतलब ऑलमोस्ट उस जमाने में अकेले मोर देन 700 कैजुअलिटीज हुई, वी लॉस्ट दोज ब्रेव मैन। और 3,000 से ज़्यादा लोग हमारे क्रिटिकली इंजर्ड हुए, जिनको किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया। तो वो तो बहुत खतरनाक हालात थे। लेकिन अभी जो हालात आए हैं वो इसमें तो बहुत बेहतरीन वो है। तो बीएसएफ मिलिटेंसी को डील करने में या नक्सलवाद को डील करने में एक बहुत ही अनुभवी फोर्स है। नक्सल के अंदर आप देखिए सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें 29 इम्पोर्टेंट नक्सल्स को एक साथ मार गिराया वो बीएसएफ का ही ऑपरेशन था। तो बीएसएफ इज ए वेल ट्रेन्ड फोर्स, जो कि इनको इट्स ए फाइटिंग फोर्स, राइट, इट कैन डील विद एनी सिचुएशन, जो भी हालात आएंगे। तो बीएसएफ की तो आवश्यकता बनी रहेगी जब तक ये बॉर्डर्स हैं और ये सब है। तो बीएसएफ में नए बच्चे आएँ, अच्छे योग्य युवा आएँ, इनकी नई भर्ती हो इसमें, उसके लिए क्या कोई बीएसएफ ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट या प्रयास करता है? और इस मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को इस बारे में? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ की लाइफ आप अडॉप्ट करिए, आपको ज़िंदगी भर एडवेंचर का मौका मिलेगा। क्या बात है। एक लाइफ लॉन्ग एडवेंचर का मौका मिलेगा, ऐसी जगहें देखने का मौका मिलेगा जो कि आप कभी वैसे देख नहीं सकते। और उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या होगा कि आप ये सब करते हुए भारत सरकार आपको पैसा भी दे रही है और आप अपने देश की रक्षा भी कर पा रहे हैं। तो कितना बड़ा एक आपके प्रति दिमाग में मोटिवेशन लोगों में होना चाहिए। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबके जो लोग हैं, युवा लोग हैं, वो आए, आगे आए। बीएसएफ जैसी इट्स अ रियल चैलेंज, राइट। और ज़िंदगी में अगर आपने चैलेंज ही नहीं किया और लड़ाई नहीं लड़ी तो आपका जीवन का क्या फ़ायदा। करियर भी यार बैठे बैठे आप पढ़ाई करके नौकरी करके रिटायर हो गए, मर गए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप डू समथिंग विच इज़, जो इसको दुनिया नोटिस करे। बहुत ही बढ़िया। तो वो काम, अगर वो काम करना चाहते हैं तो युवाओं के लिए तो युवा ही हैं जो देश को बनाते हैं। हीरो बन सकते हैं इसी फील्ड में, बन सकते हैं। हाँ, बॉलीवुड में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ हीरो बनने का रोज अवसर है। यहाँ रोजाना आपको अवसर मिलेगा, लाइव अवसर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। राइट। तो गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बीएसएफ की कार्यप्रणाली, बीएसएफ का गठन, बीएसएफ की उपलब्धियाँ और आम जनता के मन में जो बीएसएफ को लेकर सवाल उठते हैं उन सब की बहुत विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपने फर्स्ट इंडिया को ये मौका दिया कि वो एक्चुअल बॉर्डर लाइन पे आकर के आपसे बातचीत कर सकें, देख सकें और यहाँ के जो हालात हैं, जिस हालात में ये सारे हमारे जवान और अधिकारी काम करते हैं, उसका जायज़ा ले सकें। साथ ही युवाओं के लिए जो आपका संदेश था वो भी बहुत ही प्रेरक संदेश है। मैं समझता हूँ कि इससे वास्तव में युवा प्रेरित होंगे और ये जो राष्ट्रवाद का जज्बा है ये हमारे भीतर भरने के लिए जितना भी प्रयास किया जाए उतना कम है। फर्स्ट इंडिया खुद इस बात का प्रयास करता है हमेशा कि लोगों में, पूरे देशवासियों में एक राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का जज्बा वो कायम कर सकें। तो आपको ख़ास तौर पे इस 60वें स्थापना दिवस 60th रेजिंग डे पे
मैं अपनी ओर से, पूरे फर्स्ट इंडिया चैनल परिवार की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपको और आपके माध्यम से पूरे देश के बीएसएफ के अधिकारियों को, पूरे देश के बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।